अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की और क्लाइमेट चेंज के इश्यू को डिस्कस किया था, क्लाइमेट चेंज कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में गुफ्तगू हुई थी। आज भी हमारे साथ क्लाइमेट चेंज पे काम करने वाले एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, उस्मान साहब। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। मैं गुफ्तगू में आपको फ़ॉर्मली खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया अज़हर भाई, थैंक यू। उस्मान साहब, बगैर किसी लंबी-चौड़ी तमहीद के मैं सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ आपके काम को और एप्रिशिएट करता हूँ कि आप बीइंग अ सिंगल मैन आर्मी क्लाइमेट चेंज पे और एक क्लाइमेट की इमरजेंसी आपने नाफिज की हुई है। आज़ाद कश्मीर में पार्टिकुलरली आपने इनिशिएटिव वहाँ से लिया तालाब बनाने का, प्लांटेशन ड्राइव का। तो बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के हमें ये बताइएगा कि ये आपके इंस्टिंक्ट में शामिल था बीइंग अ गुड एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि पेशा के लिहाज से आप उस्ताद हैं। तो बीइंग अ गुड एनवायरमेंटलिस्ट मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविज्म कहाँ से शुरू हुआ और कैसा ख्याल आया आपको? बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, आपने क्योंकि मैं भी आज़ाद कश्मीर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो नेचर के करीब हम लोग रहे। हमारा जो बचपन है वो नेचर के साथ ही गुजरा है। ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, तो आस-पास तबाही जो हम देखते गए और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो भी सामने आते गए। तो खैर मैं पढ़ाता भी यही हूँ, एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ मैं अपने बच्चों को स्कूल के अंदर। तो जब दुनिया को हम कंपेयर करते हैं, जो हमारे यहाँ हो रहा है, जो चेंजेस आ रही हैं, तो ये पिछले कुछ 6-8 साल से ना, ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में अभी भी क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली को लोग कहते हैं कि जी बस ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जो कि एक सही। मिसकंसेप्शन है। तो उसको खत्म करने के लिए ना, ये बेसिकली एक जो माइंड सेट है उसको हम शिफ्ट करने के लिए मैं आया हूँ कि इसमें ना तो कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है। इसके अंदर हमारा हमारा जो रिलीजन है, उसको हम स्टडी करें, तो ये हम अपने ऊपर जो जुल्म खुद से कर रहे हैं, तो उसकी फिर हमारे ऊपर सजा आती है, ना कि ये आजमाइश है। तो ये बहुत ब्रॉडर एक कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं बड़ी डिटेल के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे वो चीज़ों को रिवील की भी हैं और कर भी रहा हूँ। अच्छा उस्मान भाई, आप चूँकि बड़ा ग्रास रूट लेवल से आपने इनिशिएटिव लिया, जो मैं समझता हूँ कि फॉर एन एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट उसके लिए ये पहला काम होता है कि वो सोशली मोबिलाइज करे लोगों को, जिसको समाजी बेदारी की तहरीक कहते हैं। आपने वो समाजी बेदारी और सोशल अवेयरनेस से काम शुरू किया। हमें ये बताइएगा कि एक्सेप्टेंस कितनी है इस एक्टिविज्म की मॉब्स में, समाज में और ओवरऑल सोसाइटी में? ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसके ऊपर काफ़ी मेरी प्राइमरी रिसर्च, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं खुद एक डाटा इकट्ठा भी कर रहा होता हूँ ना, लोगों से बातचीत करके। फिर डिफरेंट तरह से जो रिएक्शंस आते हैं जब कंटेंट अपलोड होता है उसके ऊपर। तो ओवरऑल देखें तो अभी भी जो 90 टू 95% जो हमारे लोग हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। अभी तक मुझे 30% जो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी तालाब ये क्यों बना, ये इसका कोई मकसद हमें समझा दे। तो ये आप इमेजिन करें, और बाकी जो कह रहे हैं आपके, जो इसके अंदर हर्डल्स आते हैं या बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात आ रही हैं ना, वो हमारी जो मेंटालिटी है। हम यहाँ पे जो जो एजुकेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अनफॉर्चुनेटली हमें इतना कोई एक मैं दुख के साथ ये कहता हूँ कि हमें सिर्फ वो रट्टा लगाना सिखाया गया और सिखाया जा रहा है कि 2+2 4, कोई आगे पीछे कोई विजन या कोई सोच या उस तरफ हम है ही नहीं। तो जो हमारी स्कूलिंग है, हम कहते तो हैं कि हमारा लिटरेसी रेट जी 100% जा रहा है, 90%, अगर मैं आज़ाद कश्मीर स्पेसिफिक बात करूं, तो वहां पे हमें अब ये हम्म। भी रियलाइज करने की जरूरत है कि हम कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं। कि क्या सिर्फ ये जो 2 लाइन है वो रटवाना, क्या ये एजुकेशन है, या प्रैक्टिकली कुछ चीज जो हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं उसको भी लेके आना है। तो एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है, बट जो शऊर रखते हैं, जो सोच रखते हैं, जो
जिनका विजन है, या जो ओवरसीज मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे जो लोग हैं, वो एक एक चीज रियलाइज करते हैं, और वो बड़ी तेजी से, और उनकी ये कोशिश है कि ये जो जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो देखते हैं, मैं कभी बाहर किसी मुल्क में नहीं गया हूँ, पाकिस्तान से बाहर, सही, तो स्टिल वो सारे के सारे वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह हम एक एक सही, कम्युनिटी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जब ये अवेयरनेस, ये शऊर आएगा, तो आई होप सो। लेकिन टाइम बहुत कम है। अब बहुत कम टाइम हमारे पास, टाइम है ही नहीं कि हम ये बहुत बड़ी मैस एक अवेयरनेस हर बंदे को, हर टीवी के ऊपर। मैं बहुत सोशल मीडिया के जो लोग हैं, टिकटॉकर, यूट्यूबर्स, में उनके पीछे भी पड़ा रहता हूँ, कि जिनके मिलियंस में जो सही। फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स, वो ये बात जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि असल रियलिटी वो है, वो असल रियलिटी जो सही। हम दिखा रहे हैं उससे बहुत दूर है। एग्ज़ैक्टली वो इनफैक्ट उस्मान भाई आपकी बात को एक्सटेंड करूँ, ये सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है एनवायरनमेंट ना। मैं आप जिस पे काम कर रहे हैं ये ग्लैमर, शोबिज़, पॉलिटिक्स, दो वो बाय होते हैं प्रोडक्ट्स। एनवायरनमेंट अनफॉर्चुनेटली बाय नहीं हो रहा उस समाज में, और वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अगर कोई गुफ्तगू करेगा किसी यूट्यूबर से, या कोई यूट्यूबर एक्सक्लूसिव उस पे बात करेगा, तो वो शायद उतने व्यूज नहीं आएंगे। तो ये एक इशू है, ये मसाइल हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या आप ने कोई हुकूमती सतह पे आज़ाद कश्मीर लेवल पे, चूंकि वहाँ पे एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में वजीर इन्वायरमेंट भी होता है, डीजी इन्वायरमेंट है, तो क्या आपने कभी उनसे कोशिश की कि उनसे कोई हेल्प ली जा सके, दो या उनके साथ मिलके काम किया जा सके? दो चीजें, मैं खुद टीचर हूँ, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, और मेरे पास जो टाइम होता है, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं प्रैक्टिकली, मेरे पास एक सेकंड भी नहीं होता कि मैं कहीं हम्म, जा सकूं, चाहे वो डस्टबिन बनवानी हो, प्लांटेशन करनी हो, या तालाब हो, हम्म, पानी के मसाइल हो, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। उन लोगों की स्पेसिफिक जॉब ही यही है जिसके लिए वो ये इदारे बने हुए हैं, और जो सैलरीज लेते हैं। मैं तो किसी से कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना अर्न करता हूँ, और उसके बाद पार्ट टाइम। और मेरा ख्याल है कि इदारों को, और जो गवर्नमेंट, उनको मुझे अप्रोच करना चाहिए, या जो लोग हैं उनको अप्रोच करना चाहिए, और जो चीजें हैं हम कोलैबोरेट करके साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। तो वो लोग, सही। वो मतलब उधर से अभी तक वो कोल्ड एक एटीट्यूड मुझे लग रहा है। वो समझ रहे हैं कि बस ठीक है, जब तक कोई बड़ी मूवमेंट, कोई प्रोटेस्ट ना हो, लोग रोड्स के ऊपर ना निकलें, तो उनके लिए फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बड़ा एक अलमिया है। बाहर की कंट्रीज में आप देखते होंगे, कोई एक बंदा उठता है। मैं अगर किसी एक मतलब, वो स्विट्जरलैंड के अंदर एक छोटी सी बच्ची 8 साल की उठती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करती है, ग्रेटा, तो उसके पीछे जी, जी। करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, और यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जाके वो बात करती है। तो यहाँ पे तो किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। अगर रेंगती होती तो मेरे जैसे बंदे शायद अभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आगे होते, और हम उनके पीछे एक ही टीम में खड़े होते। ऐसे ही है। अच्छा, एक बड़ा जो इम्पोर्टेंस है आज़ाद कश्मीर की या पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान की, वो उसकी इकोलॉजिकल बड़ी इम्पोर्टेंस है, एनवायरमेंटल बड़ी इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को लेकर के आप बीइंग एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट क्या समझते हैं कि जो ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जिस तरह एक नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगा, इसी तरह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा, क्या उन इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को या उन एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को अ, जिस तरह मिटिगेशन मेजर्स लेने चाहिए उस तरह लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे? अजहर भाई, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि किसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, नो मैटर हमारी क्या इकोलॉजी, क्या इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। मैं इसकी एग्जांपल, कराची के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी, जिसमें कोई 250-300 वर्कर्स जो जल गए थे, और क्योंकि ट्रांसनेशनल कंपनी थी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस वो पैसे वगैरह दे के और खत्म। किसी और डेवलप कंट्री के अंदर ये चीज हुई होती, तो वो कंपनी पूरी जिंदगी के लिए बैन हो जाती। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। आपने ईपीए की बात की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी,
तो मैंने तो कोई उसका काम नहीं देखा। मैं इधर रावल डैम की बात करूं या लेक की बात करूं इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे 6 महीने पहले लाखों मछलियां मरी थी जो गंदे पानी की वजह से, सही, सीवरेज। तो वो उसके ऊपर वो एक टाइम के ऊपर वो आए हैं, और उसके बाद आज तक कोई उनका एक्शन या कोई कोई रोकथाम या कोई सोल्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो हमारे हालात हैं। सही। मैं जरा एक्सटेंड करूंगा इस पॉइंट को। अब यही अगर जी, जी, ज़रूर। ऑन द अदर हैंड हम जो एलीट जो हमारी है, जो अशराफिया जिसे हम कहते हैं, उनके लिए अगर 15-20 करोड़ की एक एक गाड़ी आ सकती है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्यों नहीं वो सोच रहे? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, ये हर बंदे का क्वेश्चन है जो एक शाउर रखते हैं। तो इससे हम आप देखें कि हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं ये आगे फिर, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहा होता, लेकिन हर चीज जाके वहां पे जुड़ जाती है। तो सही, हमने इधर रहना है, और हमने रहना, हमारे बच्चों ने रहना है। तो वो जो टॉप एक 1 या 2% है, वो तो किसी टाइम भी हमें छोड़ के निकल जाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि बस इधर खत्म हो गया सब, तो पीछे हम कहाँ जाएंगे ये करोड़ों की तादाद में लोग? तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर हर बंदे को अवेयर होना चाहिए। और जब तक ये प्रेशर हर तरफ से नहीं आएगा, इसीलिए फिर मेरा अटैक होता है मीडिया के ऊपर और जो सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप लोग अवेयर करें लोगों को जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनके बारे में। ये डराना नहीं है, ये रियलिटी है। तो इसको फेस हम नहीं करना है, मिल के करना है। अब सही। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक और चीज जो मैं ऐड ये करूंगा कि हमारे यहाँ अगर फॉर एग्जांपल 15 to 20% वो लोग हैं जो हर चीज अफोर्ड कर लेते हैं, गाड़ियों पे उनका आना जाना होता है, स्मोक से भी वो बचे रहते हैं, और जो एसी चलाते हैं गर्मियों के अंदर। लेकिन जब ये हालात निकल जाएंगे हाथों से, तो फिर वो भी नहीं बचेंगे। तो ये भी हमने रियलाइज करवाना है उनको कि आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो एक्टिविज्म है वो टोटली एक पार्टिसिपेटरी जो है अप्रोच है, बिलखसूस इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो इंटरेस्टेड ग्रुप हैं, वो एनजीओज हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो मैस पब्लिक है। इन सब को एक इसको स्टेक होल्डर एंगेजमेंट बोलते हैं, और ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होगी तो तब जाके आगे कोई प्लान होगा कि हमने अगले 10 साल में किस तरह अवॉइड करना है या क्या चीज करनी है। मुझे ये बताइएगा कि क्या किसी इदारे ने आपको अप्रोच नहीं किया? आप चूंकि 120-30 तालाब बना चुके हैं, और दैट इज रियली रियली अ ग्रेट प्रोजेक्ट कि आप एक मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक्वीफर रिचार्ज करने के लिए अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि कोई किसी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के किसी नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे ने या किसी एनजीओ ने आपको अप्रोच नहीं किया अभी तक? नहीं, मैं एक दो एनजीओस को मैं खुद अप्रोच कर रहा हूँ कि आप देखिए, जी। मेरे पास तो मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़े हुए हैं। तो हम्म। मेरा जो ये इनिशिएटिव था कि 6,000 रुपीज दे के, तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस थी ना। जब एक बंदे के जी। पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो उससे इन्वायरमेंट से क्या लगे? वो कहेगा मैं मर तो मैं रहा हूँ, तो सारे ही मरे हैं फिर। हम्म, तो हमने उनको भी साथ ऑन बोर्ड लेना है, तो ये बहुत बड़ा एक गैप है। अब वही 80-20, सही। 80% जो हमारे लोग हैं वो तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनको किसी तरह से सही। थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट करके, तो उनको ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन में एक एक बंदे से 20-20 मिनट, मेरी जिनको ये तालाब जो बना रहे होते हैं उनको मैं समझाता हूँ इन चीज़ों की। और लेटर ऑन कितने लोग हैं कहते हैं कि एक आपने बनवा दिया ना, दूसरा हम खुद बनाएंगे। तो इस तरह से मैं, जबरदस्त। इस तरह का मैं ये प्रोग्राम चाहता हूँ कि ये हो, जिसमें एनजीओ अगर मेरे साथ आ जाएं, कोलैबोरेशन हो, तो नाम एनजीओ का आए, आगे मिडल मैन में हूँ, और ये पूरे का पूरा हम इसको मैसिव लेवल के ऊपर करें। अदरवाइज हमारे पास कोई और वे आउट है ही नहीं, पानी की जो एग्जैक्टली, कमी है तो। बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल दुरुस्त। एक्वीफर रिचार्ज के लिए ये बहुत ज़रूरी है उस्मान साहब। मैं भी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ, और जो रन ऑफ रिवर है, जो रन ऑफ वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है, वाटर टेबल में मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इस पानी का है। और जब तक इसको हम रिचार्ज करने की या प्रेसिपिटेशन को इनहांस करने की कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स
नहीं इस्तेमाल करेंगे ऐसी इनोवेटिव के प्रेसिपिटेट हो वाटर और एवापोर ट्रांसपायरेशन इस तरह से हो और फिर वो बारिश बरसे, तब तक मसाइल इसी तरह रहेंगे चूँकि पाकिस्तान इस वक़्त मजमूई तौर पर 5 एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्टेड मुल्क हैं, उन 5 बड़े ममालिक में से एक है। तो हम चूँकि उसके साथ हैं, उसके ज़ेर इंतज़ाम है आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है या गिलगित-बल्तिस्तान का, फिर इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। उस्मान साहब, आप क्या एस्पायर कर रहे हैं कि ये जो तालाब है, इस तरह की पार्टिसिपेटरी अप्रोच से जो 10,000 तालाब आपने आपका एक मोटिव है, तो 10,000 तालाब आप कितने अरसे में मुकम्मल कर सकेंगे? माइट बी इट वुड बी अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट मैं आपकी एक इनसाइट लेना चाहता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये 10,000 तालाब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6,000 से, तो ये 60 करोड़ बनता है ना। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो इसके लिए सही। ऑफ कोर्स हमें जो रिसोर्सेज हैं वो भी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज के साथ जो कम्युनिटी है उसकी मोबिलाइजेशन, वो बड़ा एक फैक्टर है। और प्लस हुँ, इसमें हुँ। बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। तो आपने कहा कि कितने अरसे के अंदर, तो मेरी कोशिश अभी ये है कि मॉनसून से पहले, ये जून से पहले पहले एटलीस्ट हमारे जो आज़ाद कश्मीर है उसमें 2 से 3 हजार तालाब बन जाए, ताकि ये जो मॉनसून का जो इम्पैक्ट होगा, जो पानी आएगा, जो रेन वाटर हार्वेस्ट होना शुरू होगा, लोग उसको देखेंगे, उसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फिर वो खुद ही बनाएंगे, उसमें किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एरियाज जिनमें हुँ, बन गए हैं, तो उनमें जो इम्पैक्ट आएगा भी। बट मेरा जो एक विजन था, वो ये 10,000 तालाब तो मैंने अभी कहा है। मेरा 5 सालों के अंदर 1 लाख तालाब हमें चाहिए आज़ाद कश्मीर के अंदर, और साथ में 20 करोड़ सही, पौधे। ये दो सही, चीजें जब तक नहीं होती, तो हम इस क्लाइमेट चेंज की जो मिटिगेशन, या हम वो बैलेंस आउट कर ही नहीं सकते। जिस तरह पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है, हो गई हुई है, प्लस जो क्लाइमेटिक चेंजेस, बर्फबारी, अब आप देख लें 20 साल पहले का डाटा, आज का डाटा, कहाँ पे 5 फीट होती थी बर्फ, आज 1 इंच भी नहीं होती। तो वो तो, ये सही, सारी चीजें अब हमें बार बार बतानी पड़ेंगी, और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। तो तब जाके ये 1 लाख तालाबों का है अगले 5 साल के अंदर, चाहे किसी तरह, बाई सही, हुक और बाई क्रुक। तो इसके लिए ये जो तहरीक है, ये फ्रंट पे मैं हूँ, लेकिन बहुत सारे हम जो जो मेंबर्स हैं, इस सब के लिए जो मेरा ये एक हैश टैग है, उसमें हम जुड़ जाते हैं। तो ये अगर मैं हूं ना हूं, सही। ये तहरीक चलती रहेगी। तो मुझे इसलिए बड़ी एक सेटिस्फेक्शन है और खुशी है कि ये किसी मेरे एक बंदे का नहीं है, ये हम सब के लिए है। सही। तो ये चलता रहेगा, ये मिशन। अच्छा उस्मान साहब, कुछ ऐसे तालाब थे जो बड़े-बड़े थे, जो मतलब महाराजा के दौर में बने थे, जो जिनको मैंने विटनेस किया। आप अगर मीरपुर और कोटली की रोड पे सफ़र करें तो इस्लामगढ़ या चकसवारी से पहले राम सिंह तालाब एक बहुत बड़ा तालाब था। इसी तरह बिम्बर के कुछ इलाकों में बड़े तालाब बनाए हुए थे। मतलब ये प्री 47 की मैं बात कर रहा हूँ। पुंछ में कुछ तालाब मौजूद है जिसको जिसको मैंने विटनेस किया हुआ है। मैं चूंकि पुंछ का हूं तो मैंने देखा हुआ है। तालाब पुंछ में मौजूद है, लेकिन उनकी सिर्फ मेंटेनेंस जरूरी है। वो मतलब या तो उनकी सिल्टेशन हो चुकी है बहुत ज्यादा, जी। सिर्फ उनमें से मिट्टी निकालने का काम वो अगर किया जाए, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उन मखसूस इस तरह तालाब राम सिंह का मैंने हवाला दिया, बहुत बड़ा तालाब है और उसका प्रॉपर एक नेम प्लेट लगी हुई है रोड पे। अगर आप कहीं आपको इत्तेफाक हुआ हो मीर कोटली से मीरपुर रोड पे ट्रैवल करने का, तो तालाब राम सिंह एक है मौजूद। और वहाँ उनकी डीसिल्टिंग की ज़रूरत है। सिर्फ़ मतलब अगर उसमें से मिट्टी निकाल दी जाए वॉलंटियरली, गाँव के लोग, उस इलाके के लोग ही साथ मिला के अगर हम कोशिश करें, मेरी नाज़रीन से भी ये गुज़ारिश है जो देखने वाले हैं कि अगर इस तरह की कोई आपके पास कोई अ, गोश्त तालाब है, मतलब हम गोश्त स्कूल तो कहते हैं, तो ये भी एक नई टर्म होगी। अगर मौजूद है तो उसमें से मिट्टी निकालें, उसको डिसिल्टेशन उसकी करें, तो वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर होगा इस पूरी मूवमेंट के लिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अपने जो जो तहसील है, जो हमारी तहसील दीरकोट और गांव नाड़ाकोट, वहां पे जी, हमने जी। 5 तालाब हैं जो, मतलब हमारा, उसमें से हमने उसकी डिसिल्टेशन की है, और मैसिव लेवल के ऊपर की है। वो बिल्कुल खत्म हो चुके हुए थे।
तो सही, 1947 के बाद ये पहली दफा हुई है। कुछ दो तीन ऐसी जगह रह गई हैं जहाँ पे थोड़ा पानी था। तो अब क्योंकि बारिश सही, हुई नहीं, पानी की बहुत शदीद कमी है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे कि चलें जो चिरिंद परिंद है या ये पानी एटलीस्ट किसी के काम आ जाएगा, तो वो रह गए। अब आपका ये जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो मेरी जो सजेशंस हैं कि रादर हम, क्योंकि उसमें तो मिट्टी वो बड़ी सॉफ्ट होती है ना, सिल्ट होती है, तो जी, वो जी, स्कूल के पूरे बच्चे भी अगर जाएं, ग्रेड 8 9 10 के कोई एक स्कूल के बच्चों को लेके जाएं टीचर्स, तो एक दिन के अंदर एक तालाब वो साफ करके आ सकते हैं। तो आई थिंक कि जब तक हम ये स्कूल्स या जुमे में जो हमारे उल्मा हैं जो जुमा पढ़ाते हैं, तो जुमे के बाद वो अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करें कि जी आए, आज हमने ये तालाब है, इसको 2 घंटे साफ करना है, तो कितना इजीली हो सही। सकता एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी बेहतरीन एप्रिशिएटिव ये अप्रोच है आपकी और ये बहुत बेहतरीन अप्रोच है। बजाय बलवा करने के और जुलूस निकालने के जुमे के बजाय जुमे के दिन अगर तालाब साफ कर लें तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। मैं मैं इस पे बड़े एतमाद और बड़े ईकान के साथ कह रहा हूँ और अल्लाह ताला भी ज़्यादा खुश होंगे। है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम मखलूक की खिदमत अलॉन्ग विद दैट पानी और बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। अब ये चीज जो माहौल है, इसको मस्जिद से तो मेरा ख्याल है कि हर जुम्मे की नमाज में 5 मिनट में, पहले भी कहता रहा हूँ, फिर आपके आज इस लाइव में, कि जी आप प्लीज इसके ऊपर जरूर करें। ये नहीं, नहीं, जुम्मे। बहुत ज़रूरी है। उलमाए कराम से हमारी गुज़ारिश होगी कि ये प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी रखें, 2 मिनट बात करें। मतलब आप जहाँ आप कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये हमारे जो प्रॉक्सिमिटी की भी सफाई है, वो ईमान उसमें भी शामिल है। ये नहीं कि हमने पैम्पर, रैपर, अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे या गली पे या जंगल में या कहीं ओपन फेंक फेंक दिया। इसमें यह भी हमारे ईमान पे एक सवाल होगा कि आप सफाई निस्फ़ ईमान का मतलब यह है कि माशरे की सफाई, पूरी उस इलाके की सफाई। जहाँ तक मैं हज़रत की इस हदीस को लेता हूँ, ये ऐसे है कि पूरी सोसाइटी की सफाई, वो इखलाकी सफाई हो, वो समाजी सफाई हो या वो ये माहौलियाती सफाई हो, ये सारी सफाइयाँ मिलके एक वो निस्फ़ ईमान बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट उस्मान साहब। जी जी जी, प्लीज। जी, बोलिए। जी, जी। अब नहीं, मैं नहीं, कह प्लीज़ रहा हूँ, आप अनफॉर्चुनेटली जो अब इन्वायरमेंट है ना, इसको समझा जाता है कि ये कोई वेस्टर्न फिलॉसफी है, और इस इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट तो है ही सारा इस्लाम। अगर हम इसको सही, वो मतलब इसकी जुज बाय जुज देखें, तो ये है ही सारा इस्लाम। सब इस पे ऊपर हदीस मुबारक मौजूद है कि आप अगर दौरान जंग भी आपने दरख्त को नहीं काटना, फसलों को आग नहीं लगानी। तो ये चीजें हम तो नहीं सुनते, मैं तो किसी जुमे के खुतबे में नहीं सुनता हूँ। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उल्मा को बड़ा किरदार है उनका इस सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए। सर, मैं आखिर में मैं आपको बता दूं, चले कंक्लूसिव रिमार्क्स आपसे भी लेंगे। मैं एनपीसीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आईपीसीसी की, सॉरी, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की। उसमें बताया गया था कि 75% ऑफ बांग्लादेश की नेशनल एग्रीकल्चर, टर्की की एग्रीकल्चर और पाकिस्तान की, ये सी वाटर इंट्रोजन से और सी लेवल राइज से क्लाइमेट चेंज की वजह से कंप्रोमाइज होगी अगले 10 साल में। अब और उसमें जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज लाइक कि अगर इमरजेंसीली क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ना रोका गया और क्लाइमेट चेंज के लिए मिटिगेशन मेजर क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो ये इसकी स्पीड तेज हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको जो एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए और इस इकोलॉजी और इस क्लाइमेट को सेव किया जाए। उस्मान साहब, आखिर में आपसे कंक्लूसिव रिमार्क्स लेते हुए फिर आपसे इजाजत चाहेंगे, तो आप इसको कंक्लूड कीजिए। बस ये बहरहाल मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे इस वक्त 4 5 बड़े जो चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। ये हमारे तूफान जो हमारे दरवाजे पे पहुंच चुका हुआ है, दस्तक नहीं दी बल्कि दरवाजा हमारा खुल चुका हुआ है। अब वो दरवाजा हमने सही, बंद अब वो दरवाजा हमने बंद करना है। उसके लिए ना तो हमने दरख्तों की कटाई करनी है और ना होने देनी है। इसके लिए ये नहीं कि कोई पानी जाया कर रहा है, पानी का कत्ल कर रहा है, तो मैं आंखें बंद करके निकल जाऊं, या जंगल में आग लगी है तो मैं कहूँ ये जंगल तो मेरा है ही नहीं। जिस जगह पे भी है, जहां भी है, तो ये माहौल
ये सबका साझा है। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई बड़ा या छोटा, अमीर-गरीब नहीं है। ये सबका मसला है। ये हम सबकी मलकियत है, जिस तरह अपना घर है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो इसी तरह मैं बाहर निकलता हूँ, तो वो हम सबका कमरा है। तो वो नहीं है, तो हम नहीं है। तो वी हैव टू रियलाइज़ दिस। उस्मान साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। मैं ये अदना सी कोशिश थी कि आपके काम को कॉम्प्लीमेंट किया जाए और उसको थैंक आगे पहुँचाया जाए मज़ीद लोगों तक। हम इस पे बात करते रहेंगे, आपके काज़ के साथ खड़े हैं हम, आप हमें अपना साथी समझिए। माशी तौर पे, समाजी तौर पे और इखलाकी तौर पे हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। जज़ा आज तक के वक़्त के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे उस्मान साहब, बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं। गुफ्तगू से आज तक इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पे, किसी नए मेहमान के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।